हेलो स्टूडेंट्स, हम आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला टॉपिक आएगा दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास जनरली 3 तरह के सॉल्ट होते हैं। एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एक होता है डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। जो आपने नॉर्मल सॉल्ट सुने हैं, एक नॉर्मल सॉल्ट जो पानी में डालने के बाद अपने फटाफट कैटायंस और एनायन में टूट जाए, जैसे N+2 Cl नेगेटिव में टूट जाता है। इसके अलावा आप MgCl2 भी ले सकते हैं। ठीक है, Mg+2 और 2Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो जो सिंपल सॉल्ट होते हैं वो अपने क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो कि सिंपल कैटायन में और एनायन में टूट जाए पानी में डालने के बाद, उसे सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं डबल सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स बाद में पढ़ाऊंगा। डबल सॉल्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसका पोटैश एलम। पोटैश एलम आप जानते होंगे, फिटकरी जो होती है, जो जनरली बार्बर्स की शॉप पे रखी रहती है, शेविंग के बाद यूज़ करते हैं लोग कुछ। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिटकरी का एक और काम बताता हूँ, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए स्टाइपिक एजेंट। स्टाइपिक का मतलब अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है शेव वेव करते वक्त, तो उसके ऊपर अगर हम फिटकरी रगड़ देते हैं तो वो खून वून निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। पोटैश एलम, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, काम की बात ये है, डबल सॉल्ट होता क्या है। इतना बड़ा जो सॉल्ट है वो डबल सॉल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये कि ये 2 सॉल्ट का मिलके बना हुआ है। एक तो अपने आप में पोटेशियम सल्फेट और एक अपने आप में एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों सॉल्ट्स को मिला के एक सॉल्ट बना, इसलिए हमने डबल सॉल्ट बोला। दूसरी बात ये, अगर मैं इसको उठा के पानी में मिला दूँ पूरे सॉल्ट को, तो यहाँ देखो ये पोटेशियम दिख रहा है आपको, ये अलग हो जाएगा, 2K पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। SO4 एक तो ये रहा और 3 ये रहे, तो यहाँ 4 सल्फेट के आयन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम भी आपके पास है, पानी तो पानी है, उसको तो अलग करो, यहाँ 2Al+3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में पूरा का पूरा टूट जाए, मतलब एक एक आयन पूरा सेपरेट हो जाए बाहर, उसी तरह के सॉल्ट को हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट इज़ व्हाट, 2 सॉल्ट का मिलके बना हो और पानी में डालने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन या सारे के सारे आयन्स उसके सारे बाहर निकल जाए, टूट जाए, तो उसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की या कोऑर्डिनेट सॉल्ट की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल ये रहा, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपको जो नीचे टर्म्स लिखे हुए हैं ना, ये सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है, तो आपको बस समझने पे ध्यान देना है। और पढ़ोगे कहाँ से आप, जो मैंने आपको PDF भेजी है ना, उसके अंदर से एक एक टॉपिक को रीड करना साथ साथ, यहाँ से समझने के लिए सब कुछ। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, जो ये ब्रैकेट होता है ना, इसमें जो इस स्क्वायर इस वाले ब्रैकेट के अलावा जो भी कुछ होगा, ये जो जैसे है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा वो एटम होता है जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब इसे इतना याद रखो बस। सेंट्रल मेटल एटम वो एटम होता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। आप पूरे उसके अंदर ध्यान से देखें, देखो साइनाइड तो एक कंपाउंड है, कार्बन और नाइट्रोजन का मिलकर बना है। पोटेशियम हमेशा कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है, पोटेशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये कोई एलिमेंट तो है नहीं, ये तो कंपाउंड है। और ये जो आयरन है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पूरे फॉर्मूले में जो भी डी ब्लॉक का मिले वही आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। और उसकी खास बात ये होगी, उसके पास कोई ना कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। जब आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। वहाँ परिभाषा पूरी समझाते हैं इसकी, एक एक डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है क्या है, वो एलिमेंट जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली हो, उसी को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन है जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सेंट्रल मेटल एटम आपको मेरे हिसाब से क्लियर आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिगेंड्स की। क्या बात करते हैं, लिगेंड की। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वो कंपाउंड होता है जो जिसके पास लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर। जो उनके पास लोन पेयर होते हैं वो इस डी ब्लॉक के वैकेंट डी ऑर्बिटल को डोनेट करता है। समझ में आ रही है बात। तो लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पेयर को डोनेट करते हैं, किसको, ऊपर वाले सेंट्रल मेटल एटम को। क्लियर है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है हम उसको बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस। और कौन सा बेस, लेविस बेस। तो वो होता है लेविस बेस। क्लियर है। या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था, उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। डन। तो लिगेंड का मतलब समझ में आ गया आपको, सेंट्रल मेटल एटम का मतलब समझ में आ गया। तो लिगेंड से नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है दैट इज़ डेंटिसिटी। इस डेंटिसिटी को भी थोड़ा ढंग से समझना है। देखो ध्यान से क्या होता है। मान लो हमारे पास एक लिगेंड है ऐसे NH3, इसके पास आपको पता है एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर कैसे आया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो 3 तो बॉन्ड बना चुके हैं हाइड्रोजन के साथ, बचे कितने 2, तो एक पेयर बन गया ना इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर हम किसी को डोनेट करेंगे। ये किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम वाले को, जैसे यहाँ पर आयरन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो कितने, अच्छा जब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट के पास होते हैं, यहाँ पर अमोनिया के पास है। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम था डेटिव बॉन्ड, ठीक है। कितने, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर रहा है और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसी को उसकी डेंटिसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेंटिसिटी। समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल, यहाँ पर हम साइनाइड की बात करते हैं। साइनाइड का कोई भी फॉर्मूला आपने कहाँ सुना होगा, आपने सुना होगा कभी HCN, आपने कभी सुना होगा KCN। अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ तो एक तरफ के पॉजिटिव आ जाएगा और एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा। मैं CN नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। देखो नाइट्रोजन के पास कितने की कमी है, 3 की, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 की कमी थी, उसने तीनों बॉन्ड बना के इससे शेयर कर लिया। लेकिन कार्बन को 4 चाहिए थे, 3 तो बॉन्ड बना लिए और एक कहाँ पे आ गया उसके पास, ये नेगेटिव चार्ज पूरा हो गया। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्डिंग में आ रखे हैं, तो बचे कितने 2। तो एक तो लोन पेयर है उसके पास, एक नेगेटिव चार्ज है उसके पास। डन। ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इसकी वैलेंसी एक ही होती है, मतलब देगा सिर्फ एक ही, या तो ये देगा या तो ये देगा। आपको ये बात कहाँ से याद आएगी, जब मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये वाला रिएक्शन पढ़ाया था, RX + KCN। एक बार मैंने KCN लिखवाया था और एक बार AgCN लिखवाया था। तो इस वाले केस में तो कार्बन जो था वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था इसको R के साथ, और इस वाले केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। तो ऊपर वाले केस में प्रोडक्ट बना था हमारा RCN, अल्काइल साइनाइड। इस वाले केस में प्रोडक्ट बना था हमारा RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड। चलो रिवीजन के लिए एक दो बातें और बता देता हूँ। ये साइनाइड था, ये आइसोसाइनाइड था। साइनाइड के 3 रिडक्शन लिखवाए थे मैंने आपको, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, 3 रिएक्शन लिखवाए थे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। तो अगर जब हमने इसका रिडक्शन किया था तो क्या बना था हमारा 1 डिग्री अमीन, और इस वाले केस में क्या बना था, सॉरी इस वाले केस में बना था RCH2NH2, तो यहाँ 1 डिग्री अमीन बना था। इस वाले केस में बनेगा 2 डिग्री अमीन। डन। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, रिकॉल करते रहना, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो भले ही इसके पास 2 पेयर हैं, 2 सोर्स हैं इलेक्ट्रॉन देने के, लेकिन कोई एक ही देगा, तो इसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी बेटा 1। इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट, या तो इसको हम ये बोल सकते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड होता है ये। डन। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा ग्रुप आ गया, जैसे आपके पास आ गया हाइड्राजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हाइड्राजीन के बारे में मैंने कहाँ पढ़ाया था, याद करो, एल्डिहाइड कीटोन वाले रिएक्शंस में, ठीक है, जहाँ पर एलिमिनेशन हुआ था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अलॉन्ग विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इस वाले केस में क्या है, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम ऐसा मिल गया कि दोनों ही पेयर डोनेट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे डाइडेंटेट। 2 बॉन्ड बनाए तो डाइडेंटेट हो जाएगा ये। डन। ऐसी 3 वाला ट्राइडेंटेट, और उससे ऊपर वाले सब पॉलीडेंटेट में हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो आपके 3 टॉपिक कवर हुए यहाँ से। सेंट्रल मेटल एटम आपको समझ में आया, लिगेंड समझ में आया, डेंटिसिटी आपको समझ में आ गया। अब इसके साथ ओवरऑल कितने बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें पता है साइनाइड जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा तो हैं कितने यहाँ पे हमारे पास साइनाइड, 6। तो 6 हैं, तो आयरन कितने पेयर एक्सेप्ट करेगा, 6 पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिडेंटेट लिगेंड है तो एग्जैक्टली ऐसे जो बाहर लिखा हुआ है वो लिख देते हैं। मान लो यहाँ कोई बाइडेंटेट लिगेंड होता जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, तो अगर यहाँ 6 बाइडेंटेट लिगेंड होते तो हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते 12, क्योंकि इसने 1 बाइडेंटेट लिगेंड तो 2 बॉन्ड बनाएगा ना, और अगर यहाँ पे हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड होता और 6 नंबर में होता वो, तो वो 12 बॉन्ड बनाता, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता 12। क्लियर है। चलो सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, डेंटिसिटी समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट बात आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एंड काउंटर आयन की। ये जो ब्रैकेट होता है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। डन। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझाऊंगा 2 मिनट में आपको। पहले ये देखो काउंटर आयन, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। इसका काम होता है इतने पार्ट के ऊपर जो भी चार्ज आएगा नेट उसको बैलेंस करने का, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। नेक्स्ट अब निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर।
फॉर एग्जांपल हमारे पास यही कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। आपको पूछा जाएगा यहाँ पे आयरन का। हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी निकालना होता है सेंट्रल मेटल एटम का निकालना होता है। किसका निकालना होता है? सेंट्रल मेटल एटम का। अब मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ उसका, ये कैसे निकालते हैं। आपको एक बात पता है कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है, तो +1 चार्ज होता है एक के ऊपर, तो एक के ऊपर +1 चार्ज, तो यहाँ पर ये टोटल है कितने? 4। तो इसके ऊपर +4 चार्ज होगा नेट, यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ +4 चार्ज होगा। एक बात पहले, इसको निकालने से पहले एक बात समझ लो, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का चक्कर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है K4FeCN6, ये हमारे पास चार्ज है। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो अपने सारे हिस्से एक साथ नहीं तोड़ता, बिल्कुल ख़त्म नहीं करता अपने आप को, पूरे कंस्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटेगा। ये पोटेशियम वाला पार्ट तो अलग हो जाएगा और ये FeCN6 वाला पार्ट अलग हो जाएगा। डन। तो इस पर +4 चार्ज आया, तो यहाँ -4 चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? तो वो सॉल्ट जो अपने 100% अपने सारे आयंस में ना टूटे, देखो इसने सिर्फ ये वाला हिस्सा टूटा है और ये वाला टूटा है, ये वाला फर्दर नहीं टूटा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। इस वाले पार्ट को सिंपल आयन बोलते हैं। एक हुआ कॉम्प्लेक्स आयन, एक हुआ सिंपल आयन, ये फर्दर नहीं टूटेगा। क्लियर है? अब हमें इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था। हमें एक बात पता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है उसको मान लो x। साइनाइड के ऊपर हमें मालूम है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1, मतलब -1 चार्ज होता है। हमने जब भी कभी साइनाइड पढ़ा है तो KCN HCN पढ़ा है। K पर +1 होगा तो CN पे -1 होगा, HCN में H पे +1 होगा तो CN पे -1 होगा। तो 6 के पास कितना होगा? -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 लिख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ? 6 - 4 इज इक्वल टू 2। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, वो भी प्लस में आया। पक्का आयरन ने अपनी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रखे होंगे। ये भी देखो, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। 26 को आप कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, हमें 26 भरने हैं। फिर क्या आएगा? 3s2, फिर आएगा 3p6, कितने हो गए? 18। आप चाहो तो इसको पूरे को उठा के आर्गन 18 भी लिख सकते हो ऐसे करके, इसके आगे भरना शुरू करो। ठीक है, फिर आता है बेटा 4s2, कितने हो गए? 20, 6 और भरने हैं तो आएगा 3d6 में, 3d6। ये नॉर्मल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर आपको लिखना पड़ा Fe और उस पर +2 चार्ज, मतलब ये बना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ी, तो आप क्या करोगे? सबसे आउटर मोस्ट शेल ये होती है 4th शेल, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को उड़ा दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी किसकी? Fe+2 की। डन। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना आपको आ गया, लिगेंड के बारे में आपको पता लगा, आइडेंटिसिटी आपको पता लगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता लग गया। नेक्स्ट आता है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो, होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? अगर कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में, ये गंदा तो नहीं हो रहा? चलो साफ साफ समझाता हूँ। यहाँ पे देख देते हैं, देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पे है K4, यहाँ पर है Fe, यहाँ पर है CN6। इस वाले पार्ट के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना, सिर्फ बाहर नहीं, डी ब्लॉक के एलिमेंट के अलावा सिर्फ एक तरह का लिगेंड हो, सिर्फ एक लौता, साइनाइड है ना, भले ही वो कई नंबर में है लेकिन है तो सिर्फ साइनाइड। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमो। होमो मतलब सेम, मतलब सारे लिगेंड सेम है, इसे बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर यहाँ मान लो साइनाइड तो हो जाते 5 और एक हम ले आते Cl। देखो साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, तो क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, वैलेंसी तो बनी होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर 5 डोनेट करेगा और ये वाला 1 कर देगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो अब लिगेंड हो गए हैं वो अलग अलग हो गए हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के अलावा, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आई होप आपको होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दोनों समझ में आ गए। अब आप लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले PDF जो मैंने आपको भेजी हुई है पूरी की पूरी, उसके अंदर से जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी एक एक बार डेफिनेशन बना के साथ साथ अपने वहाँ पे नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, और जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है उसमें वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप मैंने सारा इतना पार्ट आपको समझा दिया। पहले आप ये वाला काम करो कि आप ये वाला पार्ट पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में मतलब जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, आज मैं ही कर दूँगा, ठीक है? तो आप उसके अंदर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फिर तीसरी वीडियो में इसकी मैं जो बची कुची थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFSE वाली थ्योरी, वो डाल दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ अपने PDF को इतना हिस्सा जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लीजिए, ठीक है? थैंक यू।